हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम की, जो कि हम लोग का ये सीरीज शुरू हुआ है रूरल डेवलपमेंट से। तो ये चैप्टर जो चल रहा है आपका, ये चल रहा है रूरल डेवलपमेंट। हम लोग गांव के विकास की बात कर रहे हैं, और गांव के विकास की बात में हमने ये चीज़ देखी कि भाई चैलेंजिंग जो फेजेस आ रहे हैं, जो चैलेंज आ रहे हैं, उसमें हमने पहला चैलेंज जो देखा था वो था रूरल क्रेडिट का। कि भाई जो किसान हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनको क्रेडिट की फैसिलिटी कहाँ कहाँ से उपलब्ध होती है, इसके बारे में मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ, आप पहले उसको देख लीजिए। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जो दूसरे दूसरे बहुत बड़े प्रॉब्लम की, वो है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, जो रूरल पीपल्स होते हैं उनका एक ही प्रॉब्लम नहीं है कि भी उनको फाइनेंस नहीं मिल रहा। जब उनको फाइनेंस मिल जा रहा है और जब वो खेती कर ले रहे हैं, तो उसके बाद भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद उनको दूसरी एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, वो है मार्केटिंग का। वो है अनदर एक प्रॉब्लम, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कहाँ किया जाए और कैसे किया जाए, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग सबसे पहले तो एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? असेंबलिंग करने की। तो गाइस, आप सभी लोग जानते हैं, जब एक किसान है, जब अपनी फसल को हार्वेस्ट कर लेता है, तो उसके बाद उसको उसको असेंबल करना पड़ता है। असेंबल के बाद उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। स्टोरेज स्टोरेज की भी उसको प्रॉब्लम आएगी, असेंबलिंग करने की प्रॉब्लम आएगी, स्टोरेज करने की प्रॉब्लम आएगी, इसको प्रोसेस भी करना पड़ेगा। अगर इन दैट केस उसके पास स्टोरेज अच्छा नहीं है, वो चाहता है कुछ और तरीके से अपने मार्केट के अंदर वो अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करे, तो उसको प्रोसेस करना पड़ेगा अपने गुड्स को, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा अपने गुड्स को मार्केट तक, पैकेज करना पड़ेगा, ग्रेडिंग करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीजों को एग्रीकल्चर मार्केट में इन्वॉल्व किया जाता है। तो व्हाट इज द एग्रीकल्चर मार्केट? एग्रीकल्चर मार्केट इज अ प्रोसेस। एग्रीकल्चर मार्केट क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? असेंबलिंग की, स्टोरेज की, प्रोसेसिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, पैकेजिंग की, ग्रेडिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की। एग्रीकल्चर कमोडिटीज को ये सब करके कंट्री के अलग अलग एरिया तक पहुंचाने की। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस is a process that involves assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, distribution of different agriculture commodities across the country. तो पहले तो उसको असेंबल करने की दिक्कत आएगी, दूसरा उसको स्टोर करने की दिक्कत आने वाली है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर सिस्टम में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होने वाली है। चलिए बात करते हैं अब, क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है एक फार्मर को। एक फार्मर को क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है मैनिपुलेशन। जो बिग ट्रेडर्स होते हैं, जो बिग ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेशन करने की काम करते हैं। अब फार्मर बेचारा हमारा सीधा साधा आदमी, उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है, वो है मैनिपुलेशन ऑफ बिग ट्रेडर्स। यानी कि उसको उसको फॉल्टी वेइंग सिस्टम और उनके अकाउंट्स में मैनिपुलेट हो सकता है। अकाउंट्स में मैनिपुलेशन हो सकता है। जब वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तब उनके अकाउंट्स में, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है एक बड़े ट्रेडर्स के साथ जब बिजनेस कर रहे हैं। एक बड़े ट्रेडर्स के साथ जब बिजनेस कर रहे हैं तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर उनको दिक्कत आती है। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। अब हमारा जो किसान भाई है या बहन है, तो वो तो भाई गरीब है, गरीब किसान है, और वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। तो
उनको क्या है, उनको ये है कि भाई मार्केट की इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं पहुंच पाती। आजकल तो फैसिलिटी है, पर ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको मार्केट का इंफॉर्मेशन पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होता। तो ये अनदर प्रॉब्लम है, लैक ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। दिस इज द अनदर प्रॉब्लम। किस चीज की इंफॉर्मेशन? ऑन वट? प्राइसेस की, प्राइस प्रिवेलिंग की इन द मार्केट। मार्केट में प्राइस प्रिवेलिंग की उनको जो इसके बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता। तो अब इस तरह की नॉलेज आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो किसान भाई बहन हैं, उनको इन चीजों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसीलिए उनके साथ मैनिपुलेशन होता है, उनके साथ जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं फिर आके मैनिपुलेट करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। वो लोग किसानों से सस्ते में माल खरीदते हैं और महंगे में मार्केट में अवेलेबल करते हैं, जबकि उसका पूरा हक जो मिलना चाहिए, सबसे पहले तो किसानों को मिलना चाहिए, ज्यादा हक किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसके ऊपर उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अनदर प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। देखो हमारे किसान भाई बहन क्या है, ज्यादा अमीर नहीं है, तो उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उनका माल ऐसे ही पड़े रहता है और काफी सारा माल खराब हो जाता है। तो जिस वजह से उनके पास जो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, दे डू नॉट हैव, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दे ऑल्सो डिड नॉट दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। एक प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्या करने की भाई, अपने अपना जो भी उनका प्रोड्यूस है, जो भी उनका प्रोडक्ट है जो उन्होंने बनाया है, उसको वो स्टोर कर सके। लगभग लगभग 10% से ज्यादा मोर देन ऑफ 10% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन द फार्म वेस्ट वेस्ट हो जाता है, लगभग 10% तक। 10% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फार्म आर वेस्ट। किस चीज की वजह से वेस्ट? ड्यू टू ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज की कमी की वजह से उनका 10% से भी लगभग लगभग ज्यादा माल उनका बेकार हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक फार्मर को अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उतारने के लिए। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? एग्रीकल्चर मार्केट है अपने सामान को, अपने अपने प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले असेंबल करना पड़ेगा, पूरे सामान को स्टोर करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, पैकेजिंग करना पड़ेगा, ग्रेडिंग करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजों को अगर हम गेट टुगेदर एक पॉइंट में रखें, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर मार्केट। और एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर जो हमारे किसान भाई बहन, उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बड़े ट्रेडर्स के द्वारा मैनिपुलेशन की जाती है, इंफॉर्मेशन की कमी है किसानों के पास, और स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वो क्या तरीके हैं जिन तरीकों से एग्रीकल्चर मार्केट में जो मैनिपुलेशंस हो रही है, जो माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, तो उनको कैसे हम लोग
कैसे हम लोग सही कर सकते हैं, वो क्या मेजर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए लिए गए हैं। तो पहला है रेगुलेट मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट। तो रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? रेगुलेटेड मार्केट भी एक मार्केट है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज या रेगुलेटरी बॉडीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज या रेगुलेटरी बॉडीज क्या करती हैं? ओन करती है, गवर्न करती है। तो या गवर्नमेंट अथॉरिटीज या रेगुलेटरी बॉडीज। अब यहां पर क्या होता है, ये एक मार्केट है। रेगुलेटेड मार्केट इज अ मार्केट वेयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रांजेक्शंस, एक्सचेंज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज। क्या फायदे हैं इसके, क्या की पॉइंट्स हैं, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट है रेगुलेटरी आउट ओवरसाइट्स। क्या इसका मतलब है? भाई जैसे जो रेगुलेटरी ओवरसाइट्स होते हैं, जैसे कि आपके सेबी हो गया, सेबी क्या करता है? सेबी रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। किसके लिए? भाई ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। तो इसी तरह के कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं जो कि इस तरह के गवर्नमेंट एक्टिविटीज में हेल्प करती, मदद करती। तो वो रेगुलेटरी बॉडीज की हम बात कर रहे हैं, वो रेगुलेटरी ओवरसाइट्स की। अब क्या करते हैं ये, क्या करते हैं ये? मॉनिटर करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, बार बार देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं फ्रॉड से, किसी प्रकार के कोई फ्रॉड से प्रिवेंट करते हैं। या फिर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, तो उससे भी ये बचाते हैं। तो ये सब करते हैं एक रेगुलेटरी बॉडीज। दूसरा फायदा है रेगुलेटेड मार्केट का, ट्रांसपेरेंसी। भाई इससे क्या हो रहा है? इससे सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको सभी को एक्सेस मिल जा रहा है एसेंशियल इंफॉर्मेशंस का। all participants all participants have access to essential information। तो यहां पर उनके पास इंफॉर्मेशन हो जा रही है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उनको इंफॉर्मेशन की भी कमी है। तो रेगुलेटेड मार्केट प्रोवाइड कर रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हर चीज से रिलेटेड। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी हर प्रकार की एक्टिविटीज में। अगला है प्रोटेक्शन फॉर इन्वेस्टर्स। अब कौन से इन्वेस्टर्स का? भाई रिटेल इन्वेस्टर्स। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास पैसा कम है, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी ये रेगुलेटरी बॉडीज करती हैं, ये रेगुलेटेड मार्केट करता है। किन से? भाई प्रोटेक्ट करने का, भाई इनके लिए कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? ये एक्सप्लॉइटेड होते हैं बाय लार्जर ट्रेडर्स। बड़े ट्रेडर से एक्सप्लॉइटेड ना हो जाए, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करते हैं। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, भाई स्टेबिलिटी लाने का काम भी करते हैं रेगुलेटेड मार्केट। तो आई होप दैट रेगुलेटेड मार्केट समझ में आ गया होगा। रेगुलेटेड मार्केट क्या है? ये एक प्लेस है जहां पर सारे के सारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज एंड कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, लाइक रोड, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज एक्सेट्रा। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करिए, ताकि किसान जो गांव से रोड की मदद से शहरों तक पहुंच सके, अपनी प्रोड्यूस को पहुंचा सके। रेलवे की मदद से वेयर हाउसेस प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे दामों पे, गोडाउन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। तो इससे भी
इससे भी मदद मिल रहा है किसमें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। दूसरा कोऑपरेटिव मार्केट। कोऑपरेटिव मार्केट क्या है, कोऑपरेटिव मार्केट एक सिस्टम है जहां पर छोटा प्रोड्यूसर या छोटा बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, साथ मिलके आके काम कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। भाई एक एक छोटा किसान है और एक बिजनेसमैन है, दोनों को मिलाने का काम, दोनों को आपस में मिलाने का काम कौन कर रहा है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कर रहा है। दोनों को आपस में मिलाने का काम कौन कर रहा है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। तो इससे इससे फायदे क्या है, इससे बहुत सारे फायदे, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं इनके, पहला बेनिफिट्स तो हम बोल देंगे भाई यूनिटी है, यूनिटी, यूनिटी अमंग जो भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स में यूनिटी बन जाएगी। और क्या फायदे हैं, बेटर प्राइस मिल जाएगा भाई, बेटर प्राइस मिल जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, एक फार्मर जो है, एक प्रोड्यूसर जो है, वो स्मॉल बिजनेसमैन से डायरेक्टली मिल जा रहा है। यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन का कोई बीच में एनरोलमेंट नहीं है, तो बीच में कोई भी नहीं आ रहा, तो आपको एक बेटर प्राइस यहाँ पे मिलता है। और कॉस्ट कम हो जा रही है, मार्केटिंग कॉस्ट, रिडक्शन, रिडक्शन इन मार्केटिंग कॉस्ट, कॉस्ट कम हो जा रही है। क्वालिटी कंट्रोल का फायदा मिल रहा है, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। भाई जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनको पैसा यहाँ पे एक अच्छे दाम यहाँ पे मिल रहा है, अच्छी कीमत मिल रही है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ पे उनको मिल रहा है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तो वो कौन से हैं, वो 3 पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको आपने बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जो कहते हैं, जिसके बारे में अभी बीच में बात भी हो रही थी, एमएसपी। और मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं, एमएसपी की। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ये एक एश्योरेंस, स्टूडेंट्स क्या है, एश्योरेंस, जो एश्योर करता है किसको, टू द फार्मर, किसको एश्योर करता है, किसको, फार्मर्स को एश्योर करने का काम करता है। किस चीज के लिए, अब सिंपल है, किस चीज के लिए भाई, फार्मर क्या कर रहा है, वो अपनी प्रोड्यूस को बेचना चाह रहा है। फार्मर दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेस्ड, वो ये एश्योर कर रहे हैं कि आपकी प्रोड्यूस को खरीद लिया जाएगा। किसके द्वारा, अगर भाई आपको नहीं दाम मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा खरीद लिया जाएगा। कैसे, एट द स्पेसिफिक प्राइस रेट। अब एक स्पेसिफाइड प्राइस है जिस पे वो खरीद लेंगे। भाई एक प्राइस कर लिया, एक प्राइस फिक्स कर लिया, उस प्राइस पे आपकी प्रोड्यूस को क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, आपकी प्रोड्यूस को परचेज कर लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एमएसपी। इससे भी फार्मर्स को फायदा है। दूसरा दूसरा है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक, बफर स्टॉक्स क्या है, अब बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक में क्या होता है, जो एफसीआई है हमारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारा एफसीआई है, वो क्या करता है, वो परचेज करता है, वो परचेज करता है किसको, कुछ 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 अनाज जैसे वीट, राइस, कैसे परचेज करता है, एट अ जो भी स्पेसिफाइड प्राइस होता है उसमें परचेज कर लेता है, जो भी रियलाइज्ड प्राइस रहेगा उसमें वो उनको परचेज कर लेता है। ताकि क्या करें, बफर स्टॉक क्या कर रहा है,
बफर स्टॉक का इस्तेमाल तब किया जाता है, सबसे पहले तो जो सरप्लस प्रोडक्शन है, जिस साल में किसी एक फसल की प्रोडक्शन ज्यादा हो तो गवर्नमेंट उसको खरीदेगी, एफसीआई मतलब गवर्नमेंट ही हुई, तो वो उसको स्टोर करेंगे, सरप्लस प्रोडक्शन को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और स्टोर करने करने का फायदा यह है कि वो उसको यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग शॉर्टेज। जब शॉर्टेज आएगी तो उस समय पे उसको यूज किया जा सकता है। तो दिस इज द बफर स्टॉक, ये है एक बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक वो स्टॉक है जब कभी भी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट इसको खरीदेगी और स्टोर करेगी, और स्टोर करके क्या करेंगे, जब भी शॉर्टेज हो रही है तो उस समय पे उसका इस्तेमाल करेंगे। दिस इज कॉल्ड बफर स्टॉक। तीसरा है स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी चाहिए, ये है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए ये एक सिस्टम है पीडीएस, इसको फेयर प्राइस भी कहते हैं, इसका अनदर नेम है, क्या है, फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप्स। अब फेयर प्राइस शॉप्स एक और इसका अनदर नेम है, जिसको आप लोग जहां तक है जानते होंगे, राशन की दुकान, राशन स्टोर, राशन शॉप। तो राशन शॉप्स क्या होती हैं, आई होप दैट कि सभी को पता होगा, क्योंकि हम सब तो गरीब है ना। तो राशन की दुकान भाई, ये क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, लाइक लाइक व्हीट, राइस, केरोसिन, और दाल वगैरह, पल्सेस वगैरह भी मिलती हैं, है ना। तो ये सब चीजें वहां पर मिलती हैं। कैसे मिलती हैं भाई, कैसे ऑफर्स किए जाते हैं भाई, हमको दिया जाता है एट एट अ प्राइस बिलो बिलो द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से कम दामों में मिलता है राशन की दुकान में। किसको मिलता है, टू द वीकर सेक्शन, किसको मिलता है, टू द वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है उनको ये मिलता है। सिंपल है, यहां पर क्या हो रहा है, पीडीएस में क्या हो रहा है, ये एक फेयर प्राइस शॉप है, राशन की दुकान, जहां पे एसेंशियल कमोडिटीज लाइक व्हीट, राइस, केरोसिन, दाल, पल्सेस ऑफर्स किए जाते हैं प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। आई होप दैट स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने बात करी रेगुलेटेड मार्केट, जो कि रेगुलेट करती हैं गवर्नमेंट ऑथोरिटीज और रेगुलेटरी बॉडीज। और फिर हमने बात किया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की, जो कि क्या है, लाइक रोड, रेलवे, वेयरहाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज एक्सेट्रा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है, जहां पर छोटा सेलर, छोटा बिजनेसमैन या छोटा प्रोड्यूसर आकर के एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर अपने सामान को, अपने माल को बिजनेसमैन को बेच रहा है, और उसके फायदे हैं, जिसके फायदे क्या है, यूनिटी अमंग द प्रोड्यूसर, बेटर प्राइस मिल रहा है, रिडक्शन इन मार्केटिंग कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, फाइनेंशियल सपोर्ट। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी क्या कर रहा है भाई, एश्योर कर रहा है फार्मर्स को कि भाई आपके प्रोड्यूस को खरीद लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा एट ए स्पेसिफाइड प्राइस। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक क्या है, जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो स्टॉक्स को खरीद लेता है जब कभी भी वो प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है किसी सीजन में, तो उसको स्टोर करके रखते हैं ड्यूरिंग द शॉर्टेज पीरियड।
फॉर द शॉर्टेज पीरियड। अगला है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम क्या है? ये राशन की दुकान है, फेयर प्राइस शॉप है, जहां पर एसेंशियल कमोडिटीज लाइक व्हीट, राइस, केरोसिन एक्सेट्रा ऑफर्स किए जाते हैं प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस टू द वीकर सेक्शन। आई होप दैट कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशंस की। डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? अपने आप को डाइवर्सिफाई करना, एक ही चीज पे नहीं लगे रहना, उसकी जगह में दूसरी एक्टिविटीज में ध्यान देना। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बहुत जरूरी था। क्यों है? क्योंकि खुद सोचिए, एक जो किसान है एक जो किसान है उसके ऊपर हमेशा रिस्क बना रहता है, हमेशा रिस्क बना रहता है कि भाई वो, क्योंकि वो एक ही तरह की फार्मिंग कर रहा है, वो एक तरह की एक्टिविटीज कर रहा है फॉर लाइवलीहुड के लिए, वो अपनी जिंदगी यापन के लिए एक ही तरह की चीजें कर रहे हैं। तो एक ही तरह की चीजें करने से उसका रिस्क बना रहता है। और इससे एक और बेनिफिट, एक और एक और नीड है। क्या है वो नीड? टू प्रोवाइड प्रोडक्शन सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन। तो यानी कि दूसरे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, आप कुछ और चीज कर रहे हो, उसी के साथ साथ में कोई और चीज भी कर रहे हो, तो उससे आपको फायदा जरूर होता है। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसके कुछ बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स कौन से हैं? क्या बेनिफिट्स हैं डाइवर्सिफिकेशन के? भाई सीधी सी बात है, एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर एक किसान जो है वो ज्यादातर सीजनल एक्टिविटीज में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है? सीजनल एक्टिविटीज में। तो बेसिकली सीजनल काम कर रहा है, तो उसको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर वो दूसरा काम उसके साथ में जोड़ दे, जैसे कि पशुपालन कर ले, कुछ और चीज कर ले, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको जरूर मिलती है। और दूसरा क्या रहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इनकम में स्टेबिलिटी आ जाती है। जो पैसे की कमी है वो लगभग लगभग पूरी होती है, इनकम में स्टेबिलिटी आ जाती है। और साथ ही साथ में क्या है, ये डाइवर्सिफिकेशन एनेबल्स करता है रूरल पीपल्स को टू ओवरकम पॉवर्टी। पॉवर्टी से निकलने में मदद करता है, क्योंकि यहां पर उनके पास एक ऑप्शन नहीं है, अनदर अनदर ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अब बात करते हैं वो कौन से टाइप्स हैं, वो कौन से टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के। डाइवर्सिफिकेशन के क्या टाइप्स हैं? कौन से टाइप्स हैं डाइवर्सिफिकेशन के? तो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन को दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, टाइप्स में बांट सकते हैं। एक हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि जो आप उगा रहे हो उसी के साथ में आप दूसरी चीजें भी कर सकते हो, आपने क्रॉप्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप अगर फूड ग्रेन्स उगा रहे हो तो आप कैश क्रॉप्स भी उगा सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है शिफ्ट, शिफ्ट करना, शिफ्ट करना, शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न। यानी कि अपने क्रॉपिंग पैटर्न को शिफ्ट करना, फ्रॉम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ग्रेन फूड ग्रेन्स टू, हम कहां के लिए जा सकते हैं? टू कैश क्रॉप्स। फूड ग्रेन्स की जगह में हम कैश क्रॉप्स उगा सकते हैं, जैसे कि कपास, जूट, सिल्क का काम कर सकते हैं, या और भी काम हम लोग इस तरह के कर सकते हैं, कैश क्रॉप्स उगा सकते हैं। या फिर
या फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम लोग कमर्शियल फार्मिंग में बदल सकते हैं। तो बेसिकली शिफ्ट करना, शिफ्ट करने का मेन उद्देश्य ही वही है। क्या उद्देश्य है शिफ्ट करने का? मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ही वही है। बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है, द मेन एम, क्या है मेन एम? टू प्रमोट सबसिस्टेंस फार्मिंग फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। भाई कमर्शियल फार्मिंग में बदला जाए। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर सबसिस्टेंस फार्मिंग की डोमिनेशन है। अभी भी इंडिया जो है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग ही कर रहा है। ज्यादातर लोग कमर्शियल फार्मिंग कम कर रहे हैं। तो हमने प्रमोट करना चाहिए कि भाई सबसिस्टेंस फार्मिंग की जगह में आप कमर्शियल फार्मिंग में ज्यादा ध्यान दें, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। फूड ग्रेन्स की जगह में आप कैश क्रॉप्स भी उगा सकते हो। ऐसा नहीं कि क्विट कर दो, नहीं, क्विट नहीं करना है। फूड ग्रेन्स की जगह में कैश क्रॉप्स उगा सकते हो। इसको क्या बोलेंगे? मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। आप अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हो। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। तो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से क्या हो रहा है? मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस कर रहा है भाई रिस्क को, रिड्यूस कर रहा है डिपेंडेंसी को, रिड्यूस कर रहा है डिपेंडेंसी को। किसकी डिपेंडेंसी को? फार्मर की डिपेंडेंसी को। फार्मर्स की डिपेंडेंसी को किस चीज के ऊपर से? ऑन ओनली वन क्रॉप, वन और टू क्रॉप्स वो जो उगा रहे हैं उसके ऊपर से डिपेंडेंसी को हटा रहा है। क्योंकि वो ताकि फ्री हो जाए। भाई आगे चल के आप अपने इनकम के मेथड्स को बदलो, है ना? जो वो डिपेंडेबल हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेन सिस्टम में, एक ग्रेन सिस्टम में डिपेंडेबल है। किसमें है? ग्रेन सिस्टम कहेंगे उसको। एक ग्रेन सिस्टम में फंसे हुए हैं, तो वहां से निकल के उसको डाइवर्ट करो, डाइवर्ट करो इनटू द कैश क्रॉप्स। पूरी तरह से बदलो नहीं, आप नए मेथड्स को इजाद करो। एक तो है, ये रहा टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में पहला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैश क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन करना। और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, दूसरा हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को। यानी कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज क्या भाई? सिंपल है ना, दूसरी चीजों में आप ध्यान दो। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कर लो भाई। क्या कर लो? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। आप इसमें भी बदल सकते हो। तो ये दिस इज ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन। भाई क्रॉप से आप नॉन फार्मिंग में आ गए। नॉन फार्मिंग मतलब कैसा? वो हो सकते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री,
एनिमल हस्बेंड्री। और क्या हो सकता है, जैसे जानवर पशुपालन, आपका हो सकता है डेयरिंग, डेयरी वगैरह आप बना सकते हो, फिशरीज कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हैं। हॉर्टिकल्चर हो सकता है, हॉर्टिकल्चर अनदर ऑप्शन हो सकता है। तो ये सब आपके पास ऑप्शंस है कि भाई हाँ, आप यहाँ भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफाई कर लो, एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन एक्टिविटीज का डाइवर्सिफाई कर लो। तो इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशर, हॉर्टिकल्चर, इनकी भी बात कर लेते हैं। आइए इसकी बात करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहली बात तो पशुपालन, भाई पशुओं को पालना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। इसके अंदर मुर्गी पालन या गाय पालना या बकरियां पालना, सिप्स पालना, मछलियां पालना, पोल्ट्री फार्म, ये सब आता है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री भी एक अनदर एग्रीकल्चर की ब्रांच है। अगर हम बोले एनिमल हस्बेंड्री is that branch of agriculture जो कंसर्न करती है, विच कंसर्न विथ, किस चीज के साथ कंसर्न करता है भाई? ब्रीडिंग, ब्रीडिंग करना, रेयरिंग, केयरिंग, किनका? एनिमल्स का। इट कंसर्न विथ ब्रीडिंग, रेयरिंग, केयरिंग ऑफ एनिमल्स। अब ये क्यों जरूरी था भाई? इसके अंदर एक तो किसानों को एक अलग सा एक ऑप्शन मिल जा रहा है, जिसके अंदर वो कैटल्स, गोट, सिप, पोट्री, फिश फार्मिंग एक्सेट्रा, ये सब चीजों की फार्मिंग वो कर रहे हैं। तो एक क्रॉप को छोड़ के एक अनदर ऑप्शन उनको मिल गया यहाँ पर। और दूसरी बात, इससे एक फायदा और है, एक फायदा और है, क्या हो गया? स्टेबिलिटी। किस चीज में? स्टेबिलिटी। किस चीज में स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी इन इनकम। उनकी इनकम में एक स्टेबिलिटी आ गई। तो इससे ये सारे फायदे हैं। अब हम बात करते हैं डेयरी की, डेयरिंग की। अब भाई डेयरी फार्मिंग आपको पता होगा भाई, मिल्क प्रोडक्शन डेयरी फार्मिंग कहलाता है। ये भी एक एग्रीकल्चर का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर? क्या इन्वॉल्व होता है भाई? इसके अंदर भी वही है, ब्रीडिंग, राइजिंग एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स, ऑफ डेयरी एनिमल्स, डेयरी एनिमल्स का यूटिलाइजेशन करना। किस चीज के लिए? फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, और दूसरे एंड वेरियस डेयरी प्रोडक्ट, और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो है ऑपरेशनल फ्लड, ऑपरेशन फ्लूड, जिसको हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, श्वेत क्रांति।
जो स्टार्ट किया था, स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया था? स्टार्टेड बाय एनडीडीबी ने। एनडीडीबी क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ये स्टार्ट किया था। अब इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर इंडिया रैंक फर्स्ट में आ गया था। किस चीज में? मिल्क प्रोडक्शन। रैंक फर्स्ट में आ गया था मिल्क प्रोडक्शन में इन 1950 और 51, 50 एंड 51 के टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन पे नंबर 1 पे आ गया था। अगला आता है दोस्तों फिशरीज। फिशरीज का क्या मतलब है? फिशरीज भी एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है किस चीज का? एग्रीकल्चर का, जिसके अंदर, जिसके अंदर क्या किया जाता है? जिसके अंदर कैचिंग ऑफ फिश, कैचिंग ऑफ फिश, प्रोसेसिंग ऑफ फिश, प्रोसेस किया जाता है, या फिर सेलिंग किया जाता है। सेलिंग किया जाता है किसको? सेलिंग ऑफ फिश से रिलेटेड है, या फिर फिश के अलावा और भी कोई एक्वेटिक एनिमल्स को पकड़ना, प्रोसेस करना और बेचना फिशरीज कहलाता है। फिशरीज भी एक अच्छा अनदर ऑप्शन है अपनी लाइवलीहुड को चलाने का। एक अनदर वे है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है स्टूडेंट्स? हॉर्टिकल्चर इज अनदर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो, जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिन्स, मेडिसिनल, या फिर कोई भी एरोमेटिक, एरोमेटिक प्लांट्स, या फिर स्पाइसेस को उगाया जाता है। हॉर्टिकल्चर वर्ड जिसके अंदर इन चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। ये भी एक अनदर मेथड है। आप लोग देख सकते हैं, ऐसा छत सा बना देते हैं और उसके अंदर फिर ऐसा शेल्टर, ऐसा एक बहुत बढ़िया सा शेल्टर बना देते हैं और उसके अंदर फिर यहाँ पे को उगाया जाता है। और अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही लास्ट लास्ट टॉपिक की है, जो हमारा लास्ट लास्ट टॉपिक बच गया है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। लास्ट टॉपिक बचा है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती है बाहर, जो क्या करता है? वो अवॉइड करता है सिंथेटिक केमिकल, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स को। ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग सब्जियों को उगाने को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इट फोकसेस ऑन नेचुरल प्रोसेस, देखो नेचुरल प्रोसेस and sustainable practices to enhance soil fertility, control pests and produce healthy chemical free crops। इससे बेसिकली आपको बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका इनकम का सेक्टर जनरेट होता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो बहुत फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स भी है, यहां पर प्रॉब्लम भी आती है। पहला इसका बेनिफिट हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये इकोनॉमिकल फार्मिंग है। इकोनॉमिकल फार्मिंग है। इकोनॉमिकल फार्मिंग क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है ना?
यहां पर क्या हो रहा है, जो दूसरे जो लोकली हमको अवेलेबल हो जाते हैं उन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, चीपर ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज हो रहा है। इसीलिए ये इकोनॉमिकल फार्मिंग है। यहाँ पे आपका पैसा तो कम ही लग रहा है फार्मिंग करने के लिए, बाकी चीजों में लगता है। अब यहां पर क्या है, ये क्या है, एक इट जनरेट्स इनकम, इनकम थ्रू, क्योंकि देखिए हमारे देश में तो ये, क्योंकि ये फार्मिंग कम हो पाती है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो आपका प्रोडक्शन जो होगा वो डेफिनेटली कम होगा, तो इसका प्राइस जो है ऑटोमेटिकली हाई चले जाता है। तो एक इनकम का सोर्स है, लेकिन कैसे भाई, ये वाली फार्मिंग जो होती है वो एक्सपोर्ट भी की जाती है और बाहर देश को भी भेजी जाती है थ्रू एक्सपोर्ट। यहां पर हमको हेल्दी फूड्स प्रोवाइड होता है, इट प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, इट प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एक एम्प्लॉयमेंट का एक बढ़िया सोर्स है, और एक बहुत बड़ी बात इन्वायरमेंट सेफ्टी है, सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट सेफ्टी, क्योंकि यहां पर जो भी चीजें यूज की जाती है वो ऑर्गेनिक होती है। तो ये सारे फायदे हैं एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने के, क्योंकि इसमें हम लोग ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ये बैलेंस इकोसिस्टम क्रिएट करता है टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी, इंप्रूव सॉइल हेल्थ। भाई अगर जमीन की मिट्टी बची रहेगी तो ही तो आप खेती कर पाओगे। तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनका इस्तेमाल करके क्या हो रहा है, जमीन खराब हो जा रही है, तो जमीन ही नहीं बचेगी तो खेती कहाँ करोगे। लेकिन यहां पर क्या है, कुछ चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो ये भाई कम पैदावार हो रही है, लोअर यील्ड्स, लेबर इंटेंसिव है, ये लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि हम लोग लेबर्स का मदद ले रहे हैं, लेबर्स की सहायता ले रहे हैं भाई हर चीज को करने में। भाई अगर हमने मैन्योर वगैरह का छिड़काव भी करना है, उसके लिए लेबर का इस्तेमाल करना है, खेत का देखभाल करना है, उसका लेबर का इस्तेमाल करना है, तो लेबर टेक्निक्स, इंटेंसिव टेक्निक्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको एक लिमिटेड लिमिटेड एक्सेस है क्या करने का, भाई ऑर्गेनिक इनपुट्स ही कम होते हैं, तो आपके पास लिमिटेड हो गए ना ऑर्गेनिक इनपुट्स, तो लिमिटेड हो गए तो आपको उसी उन्हीं से ही आपको फार्मिंग करनी पड़ेगी। और एक बहुत बड़ी बात, मार्केट फ्लक्चुएशन, क्योंकि जो चीज सस्ती रहेगी लोग उसकी तरफ जाएंगे, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर को आपको कम पैदावार देखने को मिल रही है, तो भाई उससे क्या होगा, उससे आपका प्राइस जो होगा वो हाई जाएगा, हाई जाएगा, लेकिन भाई हाई प्राइस पे तो डिमांड कम हो जाती है ना, डिमांड, लो डिमांड, तो लो डिमांड फेस करना पड़ेगा आपने। तो ये सब इसकी प्रॉब्लम्स है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उसके ऊपर हम लोग वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।